गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको परीक्षा की तैयारी इस सीरियल में कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं पूछने के, एक एक नंबर के। क्वेश्चन आ सकता है कि उस्ताद फैयाज़ खां का घराना कौन सा है या कौन सा था। तो ऑप्शन उसमें आ सकते हैं, पटियाला है या रामपुर है या दिल्ली है या आगरा है, हैं। तो उसमें आपको सर्च करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। किताबें आपके पास होंगी या नेट पे सर्च कर लेना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका 11th में भी आ सकता है और 12th में भी आ सकता है। जो भी कुछ परीक्षा की तैयारी के विषय में हम देते हैं, तो आप जो आपके कोर्स में हो वो आप अपने कोर्स का उसमें से ले सकते हैं। ये वीडियो मत समझें कि ये वीडियो हम बेहतर ये 12th क्लास के लिए है या 11th क्लास के लिए है, क्योंकि 11th और 12th का मिला जुला सारा का सारा उसमें राग आते हैं। एग्जामिनर 11th के राग भी 12th में पूछ सकते हैं, और 12th के तो ही हैं, 4 राग 12th के हैं, 4 राग 11th के हैं। तो 11th के राग भी 12th में पूछ सकते हैं। तो आप ये समझ के ना चलें कि हमारे 12th के राग ही 12th में पूछे जाएंगे और हमें 11th के राग वो नहीं पूछ सकते। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि उस्ताद फैयाज़ खां का घराना कौन सा है, आगरा है, दिल्ली है, रामपुर है या पटियाला है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि आगरा घराना है उनका। इसी तरह से वो संगीत पारिजात के रचनाकार कौन है पूछ सकता, क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन दे सकते हैं कि भरत मुनि हैं या विष्णु नारायण भातखंडे हैं या पंडित अहोबल हैं या पंडित शारंगदेव हैं या और कोई है, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं उसके अंदर। तो आप उसमें पंडित अहोबल लिख सकते हैं। लेकिन इनको लिखने से पहले कम से कम आपको ये पढ़ते रहना चाहिए, सर्च करते रहना चाहिए, है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हम आपसे ऐसे भी क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, ये पूछने के लिए कि वास्तव में आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बात को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं हो, केवल हमारे बताए हुए आधार पर चलेंगे आप, तब भी बात क्यों, क्योंकि आपको ये लगेगा सर सही बता रहे हैं। लेकिन हम आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एग्ज़ाम के माने क्या है, क्या हम आपको कंफ्यूज करें, हैं। और कंफ्यूज आप कब नहीं होंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको होगा। केवल हमारे बताने से आप चाहें कि सब कुछ हो जाएगा, तो सारा का सारा ऐसा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए कायदे में। आपको ईमानदारी जो है वो तो यही दर्शाती है। प्राचीन काल में मानी गई गमक के प्रकारों की संख्या क्या है। अब आपको गमक कहते पता ही नहीं कैसे गमक किसको कहते हैं। तो गमक जिस तरह हम लोटे को जल के अंदर डुबोते हैं और उसमें गुम 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 इस तरह की जो आवाज़ आती है, ये कहलाती है गमक। तो इस तरह से संगीत हमारे स्वरों का इस तरह से प्रयोग होना, एक स्वर से दूसरी तरह आगे पीछे स्वरों को करने से जो चीज़ पैदा होती है वो गमक कहलाती है। गंभीरता, तो वो गमक होती है, और वो 15 प्रकार उसके होते हैं। तो वो 15 प्रकारों के नाम तो पूछेंगे नहीं, वो तो सीधे ये पूछते हैं कि गमक के प्रकारों की संख्या क्या है। तो आप सीधे क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि 15। अब वो कहें कि राग बागुश्री में लगने वाले कोमल स्वर कौन कौन से हैं, उसने ऑप्शन दे दिए कि रे या धा, रे यानी गा यानी धा यानी दो जोड़ों के साथ में उन्होंने दे दिए 2-2 स्वर,
नी धा या धानी, गा नी या नी गा, रे नी रे धा धा रे है। तो बागुश्री में लगने वाले कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं, कोई भी जोड़ी दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने जब याद किया होगा, आपने जब पढ़ा होगा, तो आप उसमें लगा सकते हैं कि उसमें बागुश्री राग में गा और नी ये स्वर कोमल लगते हैं। बाकी धा कोमल नहीं लगता, रे कोमल नहीं लगता, कोमल लगते हैं केवल गा और नी। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से इसको आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। जब ताल की व्यवस्था वो तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को नहीं दोहराएंगे। धमार ताल में खाली किस किस मात्रा पर होती है, कौन सी मात्रा पे खाली होती है? तो आपको पता, तो उसका बोल आपको पता होना चाहिए। का धे ट धा आ, का धे ट धा आ गे, ये कौन सी मात्रा हुई खाली? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली हुई 8 मात्रा है। तो ताली आएगी तभी तो आप लगाएंगे है, ताली नहीं आएगा अगर आप लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं कौन सी मात्रा, आपने सब सारे धान 12 पसेरी हैं, तो 8वीं मात्रा ये हमारी ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 पे खाली 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 1 2 का धे ट धा आ गे ते ता आ। तो 8वीं मात्रा जो है वो आपके ये खाली का ये आपका संकेत देती है। ठीक, बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे तभी आपको आएगा, इससे पहले आपको आने का नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, तो ये हो गया धमार ताल का। अब पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का जन्म कौन सी वर्ष में हुआ था हैं? तो आप उसको बता सकते हैं कि आपके ऑप्शन दिए हो सकते हैं उसमें 1900 या 1896 या 1894, 1892 या 1900, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप उसमें जब पढ़ेंगे आप सर्च कर लेना, किताब में देख लेना अच्छी तरह से। उनका पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का जन्म 1884 में हुआ। ये आपको याद करके आप जब रखेंगे तभी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बेशक चाहे वो एक ही नंबर का क्वेश्चन हो है, तो ये समझ लीजिए आपकी जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस तरह से एक एक नंबर करके आप कम से कम पास होने भर के तो नंबर आप ला ही सकते हैं और आपको लाना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार कौन कौन से हैं, कौन से कलाकार हैं? ऑप्शन दे देते हैं फैयाज खां हैं, बड़े गुलाम अली खां हैं, दिलीप चंद बेदी हैं, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित हैं, फैयाज खां हैं, कौन है आखिर हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इन चीज़ों को ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इनमें से। ऐसा नहीं कि आएंगे ही आएंगे, ये आपके संगीत कोर्स के हैं और आपका ये 12th फाइनल समझिए
तो इसमें जो है तो ये तो आपको जब याद करेंगे तब ये आपको आ जाएगा। तो पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, ये इनका घराना है, ग्वालियर घराना, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित। और अगर इनका जन्म कोई पूछे तो इनका जन्म 1894, आप उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि संगीत रत्नाकर के रचना काल कौन सी शताब्दी में हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन आ सकता है 10वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये 13वीं शताब्दी में इनका रचना की थी। संगीत रत्नाकर नाम की पुस्तक है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई। कोष्ठक यानी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कोष्ठक चिन्ह किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कोष्ठक चिन्ह हमारे विशेष खंड को प्रयोग करने के लिए, खंड का ब्रैकेट, खंड खा ब्रैकेट, खंड गा घा गा, सब में ब्रैकेट लगा देंगे हैं। तो ये खंड को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। ये ब्रैकेट हमारे सेंटेंस दर्शाने के लिए किया जाता है कि आपको इतने सेंटेंस करने हैं, ब्रैकेट में कर दिए। ब्रैकेट का खा गा घा वहाँ, ये सारे क्या खंड हैं, ये ब्रैकेट में कर दिए गए। कितने, इनमें से केवल 5 करने हैं, 8 दे दिए 5 करने हैं, या 10 दे दिए 2 करने हैं, या 20 दे दिए 19 कर 20 दे दिए 19 करने, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप खंड का खा गा घा, क्वेश्चन नंबर तो एक ही होगा, जो भी हो सकता है, लेकिन उनमें खंड चलते हैं कि कितने आपको करने हैं इस खंड। तो जो ब्रैकेट हम करते हैं तो वो का खा गा आ बा सा कुछ भी करके, तो ये ब्रैकेट जो है इन खंडों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तानपुरे में कितने तार होते हैं। अगर आपने तानपुरा देखा होगा, नहीं देखा है तो आप नेट पे देख सकते हैं। तानपुरे के अंदर केवल 4 तार होते हैं। तारों की संख्या पूछे तो केवल उसमें 4 तार होते हैं, और पूछे उसमें जोड़ी के तार, जोड़ी के तार माने, जोड़ी माने 2, किस स्वर से मिलते हैं, सा से मिलते हैं, पा से मिलते हैं, गा से मिलते हैं, नी से मिलते हैं, धा से मिलते हैं, ये ऑप्शन दे देते हैं। किससे मिलते हैं, जोड़ी के तार। तो जोड़ी के तार जो 4 तार होते हैं उसमें बीच के 2 तार जो होते हैं वो हमेशा सा से मिलते हैं। सा, षडज। अब वो षडज व्यक्ति का किसी भी स्वर को वो षडज मान सकता है, माँ को षडज मान सकता है, पा को षडज मान सकता है, किसी को भी मान, लेकिन जिसको भी माने वो सा को मानेगा तो सा है, पा को अगर मानेगा तो वो पा जो है वो सा बन जाएगा, माँ को मानेगा तो वो माँ जो है वो सा बन जाएगा। तो वो जिस स्वर से गाएगा, जिस ग्रह से गाएगा, जिस ग्राम से गाएगा, जिस स्केल से गाएगा, ये सारे के सारे स्केल कहलाते हैं। तो जहाँ से भी गाएगा उस स्केल को सा बोलते हैं, उसका सा वो हो सकता है। इसलिए किसी का सा ऊंचा हो जाता है, किसी का सा नीचे हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किन किन तार, किन जोड़ी के तार किस तार से मिल सकते हैं और कितने तार होते हैं। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएँ होती हैं। ग्राम कौन से हैं, ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे के सारे ग्राम हैं। इनको ग्राम कहते हैं, इनको घर कहते हैं, इनको ग्रह कहते हैं, इनको स्केल कहते हैं, कि इनको श्रुति कहते हैं। किसी नाम से इससे पुकारें तो ये ग्राम है। और प्रत्येक ग्राम से स्वर कितने होते हैं, 7। तो प्रत्येक ग्राम से 7 स्वर निकलते हैं, यानी जिनको कहते हैं मूर्छनाएँ, इनको ही मूर्छनाएँ कहते हैं, मूर्छनाएँ भी इन्हें कहते हैं। तो प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएँ निकलती हैं। ये क्वेश्चन आ गया। अब वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, वही का खा गा ब्रैकेट में डाल के कि
3 मूर्छनाएँ निकलती हैं या 4 निकलती हैं या 5 निकलती हैं या 7 निकलती हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें 7 निकल सकती हैं। वो पूछ सकता है 24 निकल सकती हैं, 22 निकल सकती हैं, 20 निकल सकती, कितनी। ये सारी की सारी क्या आपकी परीक्षा लेने के लिए ये जद्दोजहद की जाती कि आपने कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। तो प्रत्येक स्वर से 7 मूर्छनाएँ उत्पन्न होती हैं। अब वो कहते हैं कि 2 धा गा मा धा धा पा, 3-4 स्वरों के वो पीस आपको दे देंगे, सुनाएंगे, पकड़ हो कुछ भी हो है, आरोह अवरोह हो, वो आपको सुना सकते हैं और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन से राग का है। तो जब आपने राग का रिवीजन किया होगा तभी आप उसे पहचान सकते हैं, इससे पहले आप उसको पहचान नहीं सकते। जैसे पूछे गा मा धा धा पा, एक गा मा रे रे सा, ये कौन से में लगता है ये स्वर। फिर से सुने गा मा धा 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 पा, एक गा मा रे रे सा। राग के नाम दे दिए उन्होंने, भैरव है, मालकोस है, भीम पलासी है, बागेश्वरी है, 4 राग दे दिए उन्होंने। पहचानो कौन से राग में स्वर लगते हैं। गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। यानी सुनने में क्या लग रहा, कोमल धा और रे कोमल लग रहा। गा मा धा धा कोमल धा, गा मा धा धा पा धा पा, गा मा रे रे सा। रे सा के कितने नज़दीक और धा पा के कितने नज़दीक, इसके माने धा और रे कोमल है और ये राग भैरव में लगता है। आप बता सकते हैं कि ये राग भैरव में लगता है। तो आज के वीडियो में हम केवल आपको इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।